मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं उनके बारे में जो है इंट्रोडक्शन के तौर पर समझा था। हमें जनरली जो 3 स्टेप्स हैं वो फॉलो करनी है कंपनी निर्माण के लिए या कंपनी फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले है प्रमोशन स्टेज या प्रमोशनल स्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी स्टेज, और थर्ड है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज, यानी सबसे पहले प्रवर्तन अवस्था, उसके बाद पंजीयन एवं समामेलन अवस्था, और थर्ड है व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था। अब देखिए, जो 3 स्टेज हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के, उसमें फर्स्ट स्टेज प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज, प्रमोशन का क्या मतलब है इन केस ऑफ कंपनी, और जो प्रमोशन का कार्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रमोटर। तो प्रमोटर का मीनिंग और प्रमोशन का मीनिंग, इन दोनों का मीनिंग हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो डिटेल से समझ लिया है। आज के इस वीडियो में हम प्रमोशन स्टेज में जो प्रमोटर हैं उसके क्या कार्य हैं उनके बारे में समझेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए प्रमोटर। ठीक, फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। प्रवर्तक या प्रमोटर वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के निर्माण के लिए कार्य करता है, ठीक है। फ्रॉम जनरेटिंग द आइडिया और कंसीविंग द आइडिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी टिल द रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है ना। यानी शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। जब कंपनी के निर्माण की कल्पना करना है, विचार करना है, वहां से लेकर और कंपनी के पंजीयन तक का जितना भी कार्य है वह जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है उसे हम प्रमोटर कहते हैं। और प्रमोटर ऐसा व्यक्ति है जो प्रोफेशनल जो कैपेसिटी है, पेशेवर व्यक्ति के योग्यता के आधार पर काम नहीं करता है, बल्कि एक स्वयं के कार्य के आधार पर और जो है फुल रिस्क के साथ कार्य करता है। तो यहाँ पर समझते हैं हम कि प्रमोटर के जो कार्य क्या है। फर्स्ट है कंसीविंग द आइडिया ऑफ द कंपनी, कंसीविंग the idea of the company देखिए, सबसे पहला जो कार्य है प्रमोटर का वह है कि कंपनी के निर्माण के लिए या कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जो आइडिया है उसको कंसीव करना है, आइडिया डेवलप करना है या जनरेट करना है, ठीक है। सबसे पहले आइडिया किस प्रकार से जनरेट करना है, जो प्रमोटर है सबसे पहले ये मन में डिसाइड करता है कि उसे एक कंपनी स्थापित करना है, एक व्यापार उसे शुरू करना है कंपनी के रूप में। तो उसके लिए वो क्या करता है, ये डिसाइड करेगा कि क्या उसे एक नया जो वेंचर है, बिजनेस वेंचर, वो शुरू करना है, या कोई एग्जिस्टिंग जो एंटरप्राइजेस है या कोई बिजनेस वेंचर है या कोई कंपनी है तो उसको टेक ओवर करना है, ठीक है ना। कोई पहले से चल रहा है बिजनेस, कोई घाटे में चल रहा है, क्या उसको खरीद के अपना बिजनेस शुरू करना है या नए सिरे से बिजनेस शुरू करना है। तो इसके बारे में वो अपने माइंड में है, सबसे पहले एक विचार लेके आता है, एक सोच जो है डेवलप करता है, और यहीं से जो प्रमोटर का जो कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द आइडिया। इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन ऑफ द आइडिया। अब जो नेक्स्ट जो फंक्शन है प्रमोटर का, इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ आइडिया। देखिए इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन में क्या करते हैं कि जो प्रमोटर है वह जिस आइडिया को जो डेवलप किया है या कंसीव किया है अपने माइंड में बिजनेस शुरू करने के लिए, उस आइडिया को उसको एक प्रकार से इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है ना। और ये क्रॉस चेक करने का मतलब ये देखना है कि क्या वो टेक्निकली फिजिबल है और कॉमर्शली या फिर जैसे एक प्रकार से फाइनेंशियली जो वाइबल है आइडिया। इस बात को समझने के लिए जो उसका इन्वेस्टिगेशन करना है और जो है उसके लिए वेरिफिकेशन करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात समझना है, टेक्निकल जो फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये चेक करना है कि जो हमने सोचा है मन में, जो आइडिया हमने बिजनेस शुरू करने के बारे में डिसाइड किया है, क्या वह उस आइडिया पे हम वास्तविकता में काम कर सकते हैं, क्या उसे प्रैक्टिकली जो है कंडक्ट किया जा सकता है, ये चेक करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आइडिया हैं जिन पर काम करने के लिए हमारे पास पर्याप्त जो है जो सफिशिएंट अमाउंट में जो टेक्नोलॉजी नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास जो एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो नहीं है, तो फिर हम उन्हें नहीं कर सकते, ठीक है ना, चाहे वो कितने बेहतर क्यों ना हो। तो सबसे पहले देखना है कि जो बिजनेस आइडिया हमने कंसीव किया है उस पर क्या हम काम कर सकते हैं, टेक्निकली कितना फिजिबल है, और उसके बाद चेक करना है कि कॉमर्शली और एक प्रकार से फाइनेंशियली क्या ये फिजिबल है। कॉमर्शली का मतलब क्या है कि क्या उस बिजनेस को हम कॉमर्शलाइज कर सकते हैं, उस बिजनेस आइडिया को हम क्या कॉमर्शलाइज कर सकते हैं, क्या उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, लोगों की ज़रूरतों को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये सब प्रमोटर को देखना पड़ता है। और उसके साथ ही ये भी चेक करना है कि ये फाइनेंशियली वाइबल है या नहीं है, ठीक है ना। फाइनेंशियली वाइबल का मतलब क्या है कि एक प्रकार से जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे जितना भी हम हमारे पास रिसोर्सेज है, क्या हम उसको फाइनेंस कर सकते हैं, क्या जितने हम रिसोर्सेज उसके अंदर एक प्रकार से डिप्लॉय करेंगे क्या उन्हें हम वापस रिकवर कर सकते हैं। तो एक प्रकार से जो बिजनेस आइडिया कंसीव किया है माइंड में, हमने सोचा है, उस पूरे आइडिया को थोरोली इन्वेस्टिगेट करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंजीनियर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मार्केट रिसर्चर्स, ठीक है ना। इन सब की हमें हेल्प लेना है और उसके बाद जो है किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है कि द आइडिया विच वी हैव इनिशियली कंसीव्ड फॉर स्टार्टिंग आवर बिजनेस इज टेक्निकली फिजिबल और नॉट, ठीक है ना। ये सब चेक करना है, डिसाइड करना है, और एट द एंड इफ वी हैव सेटिस्फाइड about the investigation of business idea, then we can जो है continue for further step, ठीक है। सो ये करना है। नेक्स्ट है assembling the requirements, assembling the requirements असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए यदि जो आइडिया हमने, जो विचार हमने बिजनेस शुरू करने के बारे में जो डेवलप किया है या डिसाइड किया है, उस आइडिया की हमने जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन है या वेरिफिकेशन है फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग द फिजिबिलिटी और द वाइबिलिटी ऑफ दैट आइडिया, नाउ वी हैव टू अरेंज और make arrangement for the required resources like physical resources, human resources and फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। ये सभी रिसोर्सेज, देखिए कोई भी बिजनेस है बिना रिसोर्सेज के हम उसकी शुरुआत नहीं कर सकते।
तो उसके लिए जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए, सबसे पहले बात है कि हमारे पास पैसा है या नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है या नहीं है, ठीक है। ये उसके लिए इकट्ठा करना है। देखिए इनिशियल स्टेज पर जो प्रमोटर्स ही हैं वह जो फंड की व्यवस्था करते हैं, फिर उसके बाद जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, मानव संसाधन है, उनकी व्यवस्था करना है। अलग अलग पर्पज़ के लिए हमें अकाउंटेंट चाहिए, हमें क्लर्क चाहिए, हमें जो है हो सकता है जो एक प्रकार से लीगल एक्सपर्ट की ज़रूरत हो। तो जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, क्या वो हमारे पास है, नहीं है, तो उनकी व्यवस्था करना है। फिर उसके बाद फिजिकल रिसोर्सेज में जैसे ऑफिस स्पेस है, या कोई मशीनरी है, या जो ऑफिस इक्विपमेंट्स वगैरह है, ठीक है, जो जिनकी हमें इनिशियल स्टेज पर ज़रूरत होती है, तो उन सबको असेंबल जो है प्रमोटर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेकिंग प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। मेकिंग प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखिए, जब एक बार हम जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उन्हें असेंबल कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो मेकिंग जो है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी देखिए जैसे आपको इनिशियल स्टेज पर है वो ऑफिस स्पेस के लिए आपको बिल्डिंग चाहिए। आप क्या करेंगे, या तो बिल्डिंग है उसको परचेज करेंगे, या प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, या फिर क्या है उसको रेंट पर ले सकते हैं। तो दोनों ही केस में आपको कॉन्ट्रैक्ट करने हैं। तो ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है। एक तो ऑफिस स्पेस के लिए आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद यदि आपको एडवोकेट को, अकाउंटेंट को, क्लर्क को यदि रखना है तो उनकी सर्विस लेने के लिए आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। किसी लीगल एक्सपर्ट की भी सेवा लेने के लिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और कोई अदर जो रिसोर्सेज हैं, यदि आपको किसी मशीन्स की, इक्विपमेंट की जरूरत है, उसके संबंध में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये सभी जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो प्रमोटर्स को करने पड़ते हैं। और ये कब होते हैं, जब आप जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उनको अरेंज कर लेते हैं। तो उसके साथ ही उन्हीं रिसोर्सेज से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हीं को प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी निर्माण या इनकॉर्पोरेशन से पहले किए जाते हैं प्रमोटर के द्वारा और कंपनी फॉर्मेशन के पर्पज से। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखिए, जब एक बार हम ये या जो प्रमोटर है वह प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो उसका कार्य है, इंपॉर्टेंट कार्य, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग करना। फाइनेंस का मतलब देखिए, समझने के लिए आपको बेसिक समझना पड़ेगा। फाइनेंस की जो शुरुआत है, फाइनेंस की शुरुआत मतलब पैसे से, ठीक है। सबसे पहले करेंसी, ठीक है ना, करेंसी, और उसके बाद जो करेंसी का एक कम्युलेटिव जो फॉर्मेट है उसको हम मनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। मनी जो है वर्ड एक तरीके से इंक्लूसिव वर्ड है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी, ठीक है, चाहे वो रुपीज हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे येन हो, युआन हो, एवरीथिंग इंक्लूड्स इन मनी, ठीक है ना। अब देखिए, मनी दो प्रकार की है बिजनेस शुरू करने के लिए। एक कैपिटल के रूप में जो है मनी जो है उसको अरेंज किया जाता है। कैपिटल के रूप में जो पैसा या मनी जो अरेंज किया जाता है वह प्रमोटर्स के द्वारा खुद से जो है कंट्रीब्यूट किया जाता है, या जो शेयर होल्डर्स होते हैं आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कंट्रीब्यूट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। यानी कंपनी के समामेलन के बाद जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के कैपिटल के अंदर जो है उसको
जो कंट्रीब्यूट करते हैं शेयर खरीद कर, ठीक है ना। तो एक तरीका है धन जुटाने का, मनी जुटाने का, पैसा जुटाने का, वो कैपिटल के रूप में। दूसरा होता है कि जब हमारे पास कैपिटल नहीं है इनफ मात्रा में, तो हम क्या करते हैं, फिर बोरो करते हैं, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से, बैंक से लोन लेते हैं, या फिर कॉमर्शियल पेपर्स हैं, ठीक है ना, या अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिबेंचर्स वगैरह, उनके माध्यम से। तो कंपनी को किस प्रकार से कंपनी की ज़रूरतों को फाइनेंस किया जाएगा, ठीक है ना, तो इसके बारे में ये जो है प्रमोटर्स डिसाइड करता है, उसकी प्लानिंग करता है। अब इसमें देखिए सबसे पहले जो है वो डिसाइड करते हैं कि कितने पैसे की उनको आवश्यकता होगी, ठीक है, क्या, और जो पैसा है उसको इन्वेस्टमेंट किस जो एरिया में, एरिया ऑफ फील्ड जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और उसके बाद ये डिसाइड करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि कितना जो है हम जो है शेयर इशू करके, ठीक है ना, जो है यानी इक्विटी के रूप में लेके आएंगे, कितना हम डेब्ट के रूप में लेके आएंगे, कितना हम प्रेफरेंस शेयर के रूप में जो है जो कलेक्ट करेंगे। तो ये पूरा एक तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कैपिटल जो है कंपनी का, उसमें डिफरेंट टाइप्स, एक प्रकार के जो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो पोर्टफोलियो है वो डिसाइड करना है। तो ये डिसाइड करने का जो कार्य है वह भी प्रमोटर्स के द्वारा किया जाता है इनिशियल स्टेज पर, क्योंकि पूरा जो कंपनी के निर्माण पर पूरा नियंत्रण है वह प्रमोटर का होता है। और उसके बाद जब तक कि नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनको अपॉइंट नहीं कर दिया जाता, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अथॉरिटी है वो डिलीवर नहीं कर दी जाती, तब तक प्रमोटर को ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी के जो भी बिजनेस अफेयर्स है उसको मैनेज, कंट्रोल और एक प्रकार से गवर्न करना पड़ता है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर का रेशियो जो है उसका सोर्स क्या होगा कैपिटल का, ठीक है ना। अब देखिए उसमें अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। डेब्ट से यदि आप लोन लेके फंड अरेंज करते हैं, उसके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। यदि आप शेयर इशू करके फंड रेज करते हैं तो उसके भी अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। ऐसा नहीं है कि एक जो जैसे इक्विटी से या शेयर इशू करके हम फंड रेज कर रहे हैं उसके सब एडवांटेज हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। प्रत्येक रिसोर्सेज के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। उनकी थोरोली स्टडी करने के बाद, विस्तृत अध्ययन करने के बाद, कंपनी की ज़रूरतों को समझने के बाद, जो लीगल एडवाइजर है उसकी हेल्प लेने के बाद जो प्रमोटर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस प्रकार के कैपिटल स्ट्रक्चर की आवश्यकता है, और वो उसके लिए प्लानिंग करते हैं ताकि भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रख के और वर्तमान में जो है जो कैपिटल है उसकी व्यवस्था की जा सके। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज compliance of legal formalities अब देखिए जो नेक्स्ट फंक्शन है प्रमोटर्स का वो है कि जो विभिन्न प्रकार की जो वैधानिक औपचारिकताएं हैं, कानूनी औपचारिकताएं हैं कंपनी के निर्माण के संबंध में, उनकी पूर्ति करना या उनकी अनुपालना करना। और इसमें क्या है, डिफरेंट जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, ठीक है, जिनको पूरा करना, फुलफिल करना है, ये प्रमोटर्स के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं to decide the place of registered office, to decide the place of registered office of कंपनी। देखिए जो सबसे पहला काम है
प्रमोटर्स के लिए लीगल फॉर्मेलिटी के तौर पर वो है कि कंपनी के जो रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए जो है प्लेस डिसाइड करना, स्थान डिसाइड करना, यानी किस स्टेट के अंदर जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय या मुख्यालय होगा, हेड ऑफिस होगा, ठीक है ना, जहां पर कंपनी के संबंध में जो है फर्दर कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाएगा, पत्राचार किया जाएगा। तो इसके लिए स्टेट का नाम डिसाइड करना, फिर उसके बाद उस सिटी का नाम डिसाइड करना, उस कस्बे का डिसाइड करना, और पर्टिकुलर जो प्लेस है, एरिया है, लोकेशन, वह सब डिसाइड करने का जो कार्य है ये भी प्रमोटर का होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टू गेट द नेम, टू get the name approved and reserved by the registrar, approved and reserved by the रजिस्ट्रार। अब देखिए जो नेक्स्ट कार्य है प्रमोटर का वह है कि जो रजिस्ट्रार है, कंपनी रजिस्ट्रार, उससे कंपनी का नाम है, उसका अप्रूवल प्राप्त करना नाम के संबंध में, और उस नेम को जो प्रपोज्ड नेम होगा, ठीक है ना, और उसका रिजर्वेशन करवाना। कैसे है इसके बारे में डिटेल से हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसके बारे में जब पढ़ेंगे तब ये नेम कैसा होना चाहिए उसमें डिटेल से जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि जब हम कोई भी कंपनी शुरू करते हैं तो उससे पहले उसका नाम क्या होगा ये भी डिसाइड करना पड़ता है, और ये चेक करवाना है कि क्या हमने जो नाम प्रपोज किया है, क्या उसके वो नाम किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस वेंचर से, कंपनी से मिलता जुलता नहीं है, या उसके समान नहीं है, या जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी है उन गाइडलाइंस का कॉन्ट्रावेंट तो करने वाला नाम नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब डिसाइड जो है हमें सबसे पहले खुद के द्वारा करना है। उसके बाद जो भी हम प्रपोज्ड करेंगे नाम, उसको रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जो है चेक किया जाता है, और आजकल ये सब क्या ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा होता है, चेक होता है कि क्या ये नाम ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट है या नहीं। यदि नहीं है तो फिर वो उस नाम से यदि आपने प्रपोज किया है तो आपके नाम से जो है उस कंपनी नेम को, प्रपोज नेम को रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। और ये कार्य है रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाता है और प्रमोटर के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे to decide the objectives of company, to decide the objective of company। देखिए जो नेक्स्ट कार्य है कि कंपनी की स्थापना के ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव है, उनको आप डिटेल से जो है एक प्रकार से बताना है, ठीक है ना। या ये जो डिसाइड करने का जो कार्य है वह भी प्रमोटर का है, ठीक है ना। आप उनको पॉइंट वाइज मेंशन करें, और किसी प्रकार के जो एम्बिग्यूटी है या एक प्रकार से कंफ्यूजन वाले या विरोधाभास वाले जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको नहीं रखने हैं, और क्लियर यानी स्पष्ट जो ऑब्जेक्टिव हैं वो डिसाइड करने हैं, ताकि कंपनी या कंपनी से जुड़े हुए किसी भी स्टेक होल्डर को आसानी से समझ में आ सके कि कंपनी के फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ओके, इन पॉइंट्स को आप नोट करें। उसके बाद हम जो है कुछ और लीगल कंप्लायंसेस हैं या जो फॉर्मेलिटीज हैं
उनके बारे में समझेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट है टू डिसाइड अबाउट द कैपिटल ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट काम है कि जो कंपनी है उसके लिए जो कैपिटल डिसाइड करना कि कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी, पेड-अप कैपिटल कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये सब काम भी कंपनी के प्रमोटर का है। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर the article of association and memorandum of association, ठीक है। अब देखिए ये पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों है, उनको प्रिपेयर करवाने का जो ड्यूटी है, ये कार्य है, ये भी प्रमोटर का है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है और किस प्रकार से कंपनी में अंदरूनी जो है कार्य करने हैं, ठीक है ना। कंपनी के भीतर कार्य करने का प्रोसीजर क्या होगा, किसी व्यक्ति को रिक्रूटमेंट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसकी एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड की जाएगी, ठीक है ना। उसका रेमुनरेशन किस प्रकार से दिया जाएगा, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, एवरीथिंग दिस इज यूज्ड टू मैनेज द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये सब जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। फिर हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और चार्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी एंड framed to decide the external limits, external contractual limits of company, ठीक है ना। यानी कंपनी की जो एक प्रकार से बाह्य जो स्टेक होल्डर है उनके साथ अनुबंध करने की जो क्षमता क्या रहेगी, कैपेसिटी क्या रहेगी, किस सीमा तक कंपनी किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो इन सब के बारे में जो डिसाइड करने का जो एक प्रकार से एक्सटर्नल बाउंड्री डिसाइड करने का जो काम है वह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे in case of OPC obtain the consent of the person named as a nominee in memorandum of association। अब देखिए यदि कोई ओपीसी कंपनी है तो उसके केस में ओपीसी का जो है मीनिंग आपको क्लियर है। ओपीसी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो सिंगल है, यानी एक।
और इस प्रकार की कंपनियों के अंदर जो एक नॉमिनी जो है अपॉइंट किया जाता है। यदि वन मेंबर या सिंगल मेंबर है उसकी मृत्यु हो जाए और वह काम नहीं कर सके तो उस केस में जो नॉमिनी है वह जो है कंपनी का मेंबर बन जाता है। तो नॉमिनी को अपॉइंट किया जाता है। तो इसके लिए क्या कर जो मेंबर है वन पर्सन कंपनी का उसके द्वारा नॉमिनी से कंसेंट ली जाती है। ठीक है ना, क्या वह नॉमिनी बनने के लिए रेडी है। ठीक है ना, तो जब हम नॉमिनी अपॉइंट करते हैं तो नॉमिनी का नाम का वन पर्सन कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टू गेट written consent of the person written consent of the person who are willing to act as first director। फर्स्ट डायरेक्टर्स, देखिए जो व्यक्ति कंपनी के प्रथम संचालक या फर्स्ट डायरेक्टर के तौर पर कार्य करना चाहते हैं उनसे भी कंसेंट रिटर्न कंसेंट प्राप्त करने का जो कार्य है वह भी प्रमोटर्स का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू अपॉइंट solicitors accountant engineers valuers एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए जो कंपनी के लिए को लीगल एडवाइस करने के लिए प्रमोटर्स को लीगल एडवाइस करने के लिए जो एडवोकेट्स या सोलिसिटर्स अपॉइंट करते हैं या अकाउंटेंट है, इंजीनियर्स है या वेल्डर्स है, तो उन सबको अपॉइंट करने का कार्य है वह भी प्रमोटर्स का रहता है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट ये 6 नंबर पॉइंट्स है वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब हम 7 नंबर जो पॉइंट है उसको समझेंगे कि प्रमोटर्स अभी जो हमने कार्य बताए हैं फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है उनके अलावा क्या क्या काम करता है। गेटिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, getting the company incorporated। अब देखिए ये सब लीगल औपचारिकताएं हैं या लीगल फॉर्मेलिटीज है, इनको पूरा करने के बाद जो नेक्स्ट जो कार्य है प्रमोटर का वह है कि कंपनी का समामिलन करवाना, इनकॉर्पोरेशन करवाना। ठीक है ना, ओके नेक्स्ट है अब इनकॉर्पोरेशन का पूरा स्टेप क्या है ये हम जो जब नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे कंपनी फॉर्मेशन का तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंश्योरिंग सब्सक्रिप्शंस टू द इनिशियल कैपिटल, इंश्योरिंग द सब्सक्रिप्शंस of initial capital। अब देखिए जो व्यक्ति कंपनी के प्रारंभिक जो है मेंबर बनना चाहते हैं
या कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उन्होंने अपने जो रिटर्न कंसेंट दी थी उसके साथ ही वो एलिजिबिलिटी जो शेयर्स खरीदने के लिए, योग्यता अंश खरीदने के लिए भी सहमति प्रदान करते हैं। तो उनसे जो उतनी अमाउंट में जो है फंड कलेक्ट करना है और इनिशियल जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन है उसकी व्यवस्था करने का, उसको सुनिश्चित करने का जो कार्य है, ठीक है ना, वह भी प्रमोटर्स का रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंश्योरिंग वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस within 30 days। अब देखिए, यदि रजिस्टर्ड ऑफिस का जो है वेरिफिकेशन पहले नहीं करा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में पता नहीं होता कि कहाँ पर जो है ऑफिस सेटअप करना है। तो इसके लिए जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या समामेलन होने के बाद जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका वेरिफिकेशन करवाया जाता है कि पर्टिकुलर एरिया या लोकेशन के आधार पर, और उसकी जो रिपोर्ट है इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिनों के बाद जो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना जरूरी है। और जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते तब तक आप कंपनी का जो बिजनेस है वह शुरू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग अफेयर्स ऑफ द कंपनी और उसके बाद जो कंपनी है यदि उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और जो कंपनी है उसने बिजनेस शुरू कर दिया है, तो उसके बाद जो भी उसके बिजनेस अफेयर्स हैं उन सभी को कंट्रोल करने का जो कार्य है वह भी प्रमोटर्स का रहता है। उसके बाद आप इन पॉइंट्स को नोट करें, फिर 2 पॉइंट्स और हैं। देखिए नेक्स्ट है 11 नंबर पॉइंट, एडवाइजेस एंड गिविंग डायरेक्शंस if he becomes director, if he becomes director। देखिए यदि प्रमोटर को कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद डायरेक्टर बना दिया जाता है तो उसका काम है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसे एडवाइस करना या उसको डायरेक्शन भी देना, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स, if all directors resign। अब देखिए, यदि कोई सभी संचालक या किसी संचालक का जो पद है रिक्त हो जाता है एनुअल जनरल मीटिंग से पहले, तो उस केस में उस वैकेंसी को फिलअप करने का जो कार्य है वह भी प्रमोटर का रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट फंक्शंस है एक प्रमोटर के।
और इसके बाद हम पोजीशंस क्या है प्रमोटर्स का, या जो अदर जो भी प्रमोटर्स के बारे में जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।